आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी के बीच सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। पर हम लगातार देख रहे हैं कि इस महामारी के बीच भी बड़ी बड़ी आपदा जो है वो आ रही है लोगों के ऊपर। पर उससे रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इंतज़ाम किए जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान देना नहीं चाहता। जैसे कि हमने देखा कि अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में किस तरीके से कहर बरपाया, तो वो आपदा अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि अब टिड्डियों का हमला जो है वो राज्यों में बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है, राज्य सरकार तमाम कदमें उठा रही हैं। पर इस बीच हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि मीडिया एक अलग एंगल देने की कोशिश करता है। वो हर बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पर मुद्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से टिड्डियों का हमला भारत में तांडव मचा रहा है, एक बार उस रिपोर्ट पर नज़र डाल लीजिए। कोरोना संकट के बीच देश में टिड्डियों का तांडव भी जारी है। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब टिड्डियों के झुंड ने तांडव मचा रखा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में रेगिस्तानी टिड्डों का दल बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट कर रहा है। सरकार का कहना है कि 3 दशकों में ये देश में सबसे खराब टिड्डी हमला है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के 20, मध्य प्रदेश में 9, गुजरात में 2 और उत्तर प्रदेश और पंजाब में एक जिलों के 47,000 हेडक्वार्टर से अधिक क्षेत्र में फैले 303 स्थानों पर टिड्डी रोकथाम के उपाय और छिड़काव अभियान चलाए गए हैं। सरकार विशेष छिड़काव मशीनों का उपयोग कर रही है और नजर रखने के लिए 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्रियों और कीटनाशकों कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ 3 बैठकें कर चुके हैं। सरकार कीटनाशकों के हवाई छिड़काव के लिए ड्रोन के लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर रही हैं। टिड्डे वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने बताया कि कीट जिससे सब्जी और दलहन फसलों के लिए खतरा है, उन्होंने भारत में रबी की उपज को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन खरीफ की फसलों को बेचने के लिए सरकारी प्रयास मानसून से पहले ही खत्म है। पंजाब के डायरेक्टर एग्रीकल्चर सावंत कुमार एरी ने कहा कि पंजाब को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और किसानों को टिड्डियों की किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। टिड्डियों का जीवन सामान्यतः 3 से 6 माह का होता है। नमी वाले इलाकों में ये एक बार से 20 से 200 तक अंडे दे देती हैं, जो 10 से 20 दिन में फूटते हैं। शिशु टिड्डे का पेड़ पौधे खाते हैं, 5-6 हफ्ते में बड़ी हो जाती हैं। इन्हें मारने का सबसे अच्छा उपाय अंडों के फूटते ही उन पर रसायन का छिड़काव है। टिड्डे अपने वजन से अधिक भोजन एक दिन में खाती है। ये एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल को इनसे खतरा है। बाकी राज्यों में ये कपास और मिर्ची को निशाना बना सकते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि टिड्डी दल यदि हरियाणा पहुंचता है तो कृषि विभाग इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा प्रदेश के सभी कृषि वैज्ञानिकों व विभाग के अन्य कर्मचारियों को टिड्डी दल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने भिवानी में बताया कि यदि टिड्डी दल हरियाणा पहुंचता है तो दवाई के छिड़काव से टिड्डी दलों को वहीं मार दिया जाएगा। भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण की मुहिम में ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का इस्तेमाल किया है। कृषि मंत्रालय ने बुधवार को इसका ऐलान किया। कृषि मंत्रालय के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 मई को शर्तों के साथ टिड्डों के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए रिमटोली पायलट्स
एयरक्राफ्ट सिस्टम को मंजूरी दे दी है। टिड्डों की समस्या पर नियंत्रण के लिए ड्रोन्स के जरिए कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए सरकार ने टेंडर के द्वारा 2 कंपनियों की पहचान कर ली है। ड्रोन्स के जरिए बड़े पेड़ों और दुर्गम इलाकों में एरियल स्प्रेइंग करने की तैयारी है। साथ ही टिड्डों के खिलाफ मुहिम तेज करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त स्प्रेयर्स यूनाइटेड किंगडम से मांगने का फैसला किया है। साथ ही 55 नई गाड़ियां कीटनाशकों के छिड़काव के लिए खरीदने का फैसला किया है। पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में टिड्डी दल के हमलों के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि ये हमला बहुत गलत समय हुआ है, जब देश पहले ही एक महामारी से जूझ रहा है। पर्यावरण मंत्रालय में महानिरीक्षक सौमित्र दास गुप्ता ने कहा कि ये रेगिस्तानी टिड्डे हैं जिसने बड़ी संख्या में भारत में हमला बोला है और इसके हमले से फसलों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने मीडिया से कहा कि टिड्डी दल का भारत में आना सामान्य घटनाक्रम है, लेकिन इस बार यह हमला बड़ा है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े टिड्डे हैं, मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के हैं जिनमें उड़ने की अधिक क्षमता है और बड़े झुंड में चलते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस समय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों का प्रकोप है। सबसे बुरी तरह राजस्थान प्रभावित हुआ है। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि टिड्डी दलों का प्रकोप पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। दास गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय की टिड्डों के प्रकोप को संभालने में कोई भूमिका नहीं है और इससे कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्यों में निपटाना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि टिड्डियों का किस तरीके से हमला राज्यों पर हुआ है। देश में एक बड़ी आपदा के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां करोड़ों रुपए की फसलों को बर्बाद इन टिड्डियों ने कर दिया है। पर इस बीच सोशल मीडिया पर जिक्र और बहस छिड़ी हुई है टिड्डियों। एक बार इस पर हमने शारिक अदिल यूसुफ से बात की, उस पर भी नज़र डाल लीजिए। पिछले कुछ दिनों से जो लगातार आप लोकस्ट आप कह सकते हैं लोकस्ट अटैक के बारे में जो आप सुन रहे हैं, और तमाम जो हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे इन लोकस्ट अटैक्स की खबर सामने आई है, उसको समझने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि लोकस्ट अटैक खाली हिंदुस्तान में महदूद नहीं है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 1000 सालों में या 10,000 सालों में एक बार होती है। लोकस्ट अटैक्स ऑलमोस्ट हर साल होते हैं, लेकिन किसी टाइम उनकी तादाद ज़्यादा होती है और कभी कभी उनकी तादाद बहुत कम होती है। कभी वो इस तादाद में होते हैं कि उनको हैंडल किया जा सकता है और कभी कभी इतनी ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है कि उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान के अलावा लगातार कई लोकस्ट अटैक्स अफ्रीका में सालों से होते आए हैं और अफ्रीकन्स ने उनको हैंडल करने के कई अलग अलग तरीके ढूंढ रखे हैं, जिसमें से कई तरीके बहुत आप ये कहिए कि बहुत नेचर का कंप्लीट यूजेज करने के तरीके से है, चाहे वो आग लगा के धुआं बढ़ाने से हो या फिर कई ऐसी चिड़ियां हैं जिनको वो पालते हैं जो इन लोकस्ट के ऊपर अटैक करती हैं। जो लोकस्ट जो हमला करने आते हैं क्रॉप्स के ऊपर, जो इनके फसल के ऊपर या उनके पौधों के ऊपर जो हमला करते हैं, उन लोकस्ट को रोकने के लिए उन्होंने कई तरह की चिड़ियाएं पाल रखी हैं जो इन लोकस्ट को पकड़ के खाती हैं। अब बात आती है कि हिंदुस्तान में ये जो लोकस्ट अटैक हुआ है उसको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि 1993 से लेके अब तक ये अब तक का सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक है, यानी पिछले कई दशकों में ये सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे मेजर्स जो अक्सर लिए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स जैसे कि छिड़कना या कई इस तरह के मेजर्स जो सामने आते हैं, जिसकी वजह से जैसे सिटी में अगर पोल्यूशन बढ़ता है या सिटी में अगर कांस्टेंट मूवमेंट रहती है तो लोकस्ट उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शहरों में शांति बनी है, शहरों में एक पोल्यूशन का लेवल गिरा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि ये लोकस्ट आए हैं इन शहरों में। लेकिन एक बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि लोकस्ट अटैक से अक्सर जो नुकसान होता है वो किसानों को होता है और आमतौर पर रहने वाले घरों में रहने वाले लोगों को वो ख़ास असर नहीं पड़ता है इसका। अब इसकी वजह से ये बात अभी इस वक्त फ़िलहाल हिंदुस्तान में गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकस्ट अटैक्स की संभावना है और सबसे ज़्यादा लोकस्ट अटैक्स सामने नज़र आए हैं।
और कई गुजरात में ऐसे आधे, आप ये समझिए कि गुजरात के आधे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इन लोकस्ट का असर दिख रहा है। उसके अलावा यूपी में और मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े हुए जो बॉर्डर्स हैं और जो स्टेट्स इनके आसपास पड़ते हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स आसपास पड़ते हैं, उसमें कई तरह के लोकस्ट ने अटैक करने की कोशिश की हैं। कई जगहों पे ऐसे लोकस्ट अटैक सामने आए हैं, खास के झांसी में। और दिल्ली को भी इस वक्त हाई अलर्ट पे रखा गया है यूपी के साथ साथ, क्योंकि अगर हवा की संभावनाएं इनके साथ हो और हवा का डायरेक्शन अगर लोकस्ट के फेवर में हो तो फिर चांसेस ये भी है कि ये लोकस्ट उन हवा के बहाव के साथ साथ उड़ के दिल्ली में भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से समझने की ज़रूरत है कि जो 22% दिल्ली का एरिया है वो नेचुरल हैबिटेट है, एक तरीके से समझिए, वो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं। और लोकस के सबसे बड़े अगर खाद्य कोई पदार्थ है तो उसमें ये पेड़ पौधे ही आते हैं, और ख़ास तौर पे फसल। लेकिन उसके अलावा भी जो पेड़ पौधे हैं, जो पत्ते हैं, उनको भी लोकस खाना पसंद करते हैं। और इस वक्त इसके अगेंस्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो 2.5 है, हर 15 मिनट के फ्लाइट में, ड्रोन फ्लाइट में वो 2.5 एकड़ के इलाके में वो, आप ये समझिए कि बिखराते हैं पेस्टिसाइड्स को, और उसका एक असर सामने नज़र आया है। अब कई ऐसी बातें मैंने सुनी हैं इसमें पर्सनली, जिसमें लोग इसको कुरान से और बाइबल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है, बहुत ज़रूरी है, जो कि जी हाँ, कुरान में ये स्टोरीज़ हैं, और कुरान में 2 मेंशन आया है लोकस से रिलेटेड, जिसमें पहला मेंशन है 7वें सूरा में और 133 आयत पे, जिसमें ये बोला गया है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम जब इजिप्ट में थे तो फ़िरौन की कौम के ऊपर ये अजाब भेजा गया था, क्योंकि वो लगातार मैसेजेस को मानने से इनकार कर रहे थे और वो मैसेजेस को झुठला रही थी। और जो दूसरा मेंशन है उसमें आखिरत के बारे में बात किया गया है कि लोगों को जब आखिरत के दिन उठाया जाएगा, यानी मरने के बाद दोबारा जिस पे बिलीव किया जाता है, जो क़यामत का दिन जिसको बोला जाता है, उस दिन जब लोगों को उठाया जाएगा तो वो लोग लोकस स्वॉर्म्स, यानी जिस झुंड की तरह और जिस भीड़ की तरह लोकस आते हैं, उसी झुंड और उसी भीड़ की तरह लोग निकल के अपने कब्रों से आते रहेंगे एक डायरेक्शन में। लेकिन ये भी बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो लोग इसको एक अजाब के तौर पे देख रहे हैं और इसको अजाब से जोड़ रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के वक्त एक दुआ मांगी थी और अल्लाह से वादा लिया था, और अल्लाह ने वो वादा दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो उनकी उम्मत के ऊपर अजाब नहीं भेजेंगे। तो इसको ज़बरदस्ती अजाब से ना जोड़ा जाए, और बेहतर ये कहा जा सकता है कि बेहतर ऊपर वाला जानता है, क्योंकि हमारे लिए हर चीज़, और लगभग पूरे मैनकाइंड के लिए हर चीज़ एक ट्रायल और ट्रिब्यूलेशन की तरह आती है। जब तक कि किसी के पास एक मैसेंजर क्लियर मैसेज और प्रूफ्स के साथ नहीं पहुंचता है, तब तक उसके साथ इस तरह के ट्रायल्स और इस तरह के अजाब नहीं भेजे जाते हैं। ये तब तक आपके लिए एक टेस्ट के तौर पे होता है, और आप इस टेस्ट के लिए मेहनत करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हर चीज़ को अजाब बोल के आप अपने घरों में ना छुप जाइए या अपने घरों में ना घुस जाइए। आप अगर सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं इसमें भी, तो आप सामने से आके सोसाइटी की हेल्प करिए, और हर चीज़ में पीछे हटने का बहाना ना खोजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी की मदद करें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ट्रायल हैं तो ट्रायल में मेहनत करना और ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से मीडिया इसमें एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है, पर तथ्यों और हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है। मैं ऐसी ही तमाम रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और जाने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके।